नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास ऑल एग्जाम पर। साथियों, हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीएस और यूपीएससी आदि एग्जाम में पूछे जाने वाले पेपर 1 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुग़ल प्रशासन। अब केंद्रीय प्रशासन देखते हैं क्या है इसका। मुग़ल प्रशासन का केंद्रीय प्रशासन में सर्वप्रथम व्यक्ति सम्राट होता था। मुग़ल सम्राट संप्रभुता संपन्न शासक थे। राज्य की समस्त सैनिक शक्तियाँ सम्राट में निहित थीं। सम्राट के पदाधिकारी एक दृष्टि में जानेंगे। सबसे पहले वजीर ये प्रधानमंत्री होते थे और शाही दीवान ये वित्त मंत्री होते थे। मीर बख्शी ये सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था। सद्र उफ सदूर ये धार्मिक मामलों का मंत्री होता था। और काजी उल कुजात ये 5वें नंबर पे काजी उल कुजात था, ये न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था। और नेक्स्ट 6ठे नंबर पे मीर ए सामा होता था, ये शाही घराने की देखभाल करने वाला होता था। 7वें नंबर पे मीर ए आतिफ होता था, ये तोप खाने का प्रमुख अधिकारी होता था। 8वें नंबर पे मीर ए बहर ये जलबेड़े का प्रमुख अधिकारी था। 9वें नंबर पे था मीर ए मुंशी, ये पत्राचार विभाग का अधिकारी था। 10वें नंबर पे था दरोगा ए डाक चौकी, ये डाक एवं गुप्त विभाग का प्रमुख था। 11वें नंबर पे मुहतसिब था, ये धार्मिक अधिकारी था। प्रांतीय प्रशासन, मुग़ल काल में प्रांतीय प्रशासन को व्यवस्थित करने का श्रेय अकबर को जाता है। प्रांतीय प्रशासन केंद्रीय प्रशासन का प्रतिरूप था। जिलों का प्रशासन, जिले को सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सूबा अनेक जिले में विभक्त था। यहाँ कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जिले में। प्रांत के पदाधिकारी के बारे में जानेंगे यहाँ पर। सूबेदार जो होता था यह सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। इसका प्रमुख कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना था। इसे सैनिक एवं न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे। दीवान यह प्रांत का वित्त मंत्री होता था। यह अपने कार्य के लिए केंद्र के प्रति उत्तरदायी था। बख्शी जो होता था यह प्रांतों में सेना की देखभाल और उनके निरीक्षण के लिए था। नेक्स्ट सद्र होता था। सद्र यह प्रांतों में धार्मिक हितों की रक्षा करता था। 5वें नंबर पर काजी होता था। काजी जो था ये सूबेदार के बाद यह प्रांत का सर्वोच्च न्यायाधीश था, यानी सबसे बड़ा न्यायाधीश सद्र था, उसके बाद काजी था, काजी उल कुजात। जिले के पदाधिकारी, सबसे पहले फौजदार आता था जिले के पदाधिकारी में। यह जिले का प्रमुख अधिकारी था। यह सैनिक अधिकारी होता था। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना इसका मुख्य कार्य था। सेकंड नंबर पे अमल गुजार था। अमल गुजार जो था यह जिले का वित्त अधिकारी होता था। तीसरे नंबर पर काजी था, यानी काजी उल कुजात। यह जिले का मुख्य न्यायाधीश होता था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मनसबदारी व्यवस्था, मनसब फारसी भाषा का शब्द है। इसका तात्पर्य है किसी व्यवस्था में किसी का स्थान, अर्थात किसी सरकारी सेवा में मनसब उसकी स्थिति का सूचक है। मध्य एशिया में सर्वप्रथम मंगोलों ने यह व्यवस्था शुरू की थी। भारत में इस व्यवस्था को अकबर 1575 ईस्वी में प्रारंभ किया था, यानी कि जो मनसबदारी थी। और सर्वप्रथम इसको कहाँ पे गया, ये फारसी भाषा का शब्द है। और सबसे पहले इसको मध्य एशिया में मंगोलों ने शुरू किया था। और भारत में इसकी शुरुआत, ये जो व्यवस्था थी मनसबदार की, 1575 ईस्वी में अकबर ने किया था। अकबर के पहले मध्यकालीन व्यवस्था में सरकारी सेवकों के 3 वर्ग थे। पहला था सैनिक अधिकारी, दूसरा था लेखा अधिकारी, तीसरा था बुद्धिजीवी वर्ग। अकबर ने इन तीनों को मिला दिया और सभी मनसबदार कहलाए। अकबर ने सभी को एक एक मनसब दिया जो उनकी स्थिति के सूचक थे। अबुल फजल ने उल्लेख किया है कि सम्राट ने 66 प्रकार के मनसब का निर्माण किया, जो 10 से लेकर 10,000 तक थे। बाद में मनसब बढ़ गया। मनसबदारी व्यवस्था के 2 मुख्य सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत था सभी मनसबदार व्यक्तिगत रूप से सम्राट के अधीन थे। दूसरा था प्रत्येक मनसबदार को 2 पद दिए जाते थे। जात पद, पहला था जात पद, जो मनसबदार थे, हर एक मनसबदार को जो 2 पद दिए जाते थे। पहला पद था उसमें जात पद और दूसरा पद था सवार पद। और जो ये जात पद था यह मनसबदार का व्यक्तिगत दर्जा था, जो उसकी वरिष्ठता का सूचक था। जात पद से ही उसका वेतन निर्धारित होता था। सवार पद, इसने एक मनसबदार को कितने घोड़ों तथा घुड़सवार रखना है निर्धारित, यानी कि इसके जो सवार पद है इसके
यह निर्धारित होता था कि एक मनखबदार कितने घुड़सवार और घोड़े रख सकता है। ये सवार पद के निर्धारित होता था। मनखबदारी व्यवस्था के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं देखते हैं। अकबर ने 1575 ईस्वी में मनखबदारी व्यवस्था प्रारंभ की। जात मनखब, यह मनखबदार का व्यक्तिगत रैंक था। इसमें उसकी वरिष्ठता एवं वेतन निर्धारित होता था। सवार मनखब, इससे मनखबदार अपने अधीन कितने घोड़े एवं घुड़सवार रखेगा यह निर्धारित होता था। नेक्स्ट है मखरूत मनखब, जब किसी मनखबदार को किसी शर्त के साथ अतिरिक्त मनखब दिया जाता था तो उसे मखरूत मनखब कहा जाता था। यानी जब कोई मनखबदार है उसको किसी शर्त के साथ में, यानी कंडीशन लागू थी, कंडीशन के साथ में अतिरिक्त मनखब दिया जाता था तो उसे मखरूत मनखब कहा जाता था। दो अस्पा, जब एक सवार के लिए 2 घोड़े रखने थे तो इसे 2 अस्पा मनखब कहा जाता था। सिंह अस्पा, जब एक सवार के लिए 3 घोड़े रखे जाते थे तो इसे सिंह अस्पा मनखब कहा जाता था। यानी कि 2 अस्पा और सिंह अस्पा वही थे। जब कोई मनखब था वो एक सवार के लिए 2 घोड़े रखता था तो उसे 2 अस्पा कहते थे, और जब एक सवार के लिए 3 घोड़े रखे जाते थे तो उसे सिंह अस्पा मनखब कहा जाता था। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी। यानी कि जो व्यवस्था थी 2 अस्पा और सिंह अस्पा की, ये जहांगीर ने शुरू की थी। 2 अस्पा के तात्पर्य एक सवार पद के पास 2 घोड़े, और सिंह अस्पा के तात्पर्य था कि एक सवार के पास 3 घोड़े। मनखबदारी व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी बल्कि योग्यता इसका मुख्य आधार था। भू राजस्व व्यवस्था, मुगल काल में अकबर के समय भू राजस्व व्यवस्था में सुधार हुआ। अकबर ने टोडरमल को शाही दीवान के पद पर नियुक्त किया। टोडरमल ने 1580 ईस्वी में आईने ए दसाला नामक व्यवस्था प्रारंभ की, जो जाप्ती प्रणाली का उत्तम रूप था। इसके अंतर्गत प्रत्येक परगने के कानूनगो को यह निर्देश दिया गया कि भूमि को 4 वर्गों में विभक्त करे। टोडरमल ने जो 1580 ईस्वी में आईने दसाला नामक व्यवस्था प्रारंभ की थी, ये जब्ती प्रणाली का ही एक अपडेटेड रूप था, और इसके अंतर्गत प्रत्येक जो परगना था उसका जो कानून था उसको यह निर्देश दिया गया परगने के कानून को कि वह जो भूमि है उसको 4 भागों में विभक्त करे। ये जो 4 भाग थे, इसमें पहला पोजल था, दूसरा परती था, तीसरा चांचर था और चौथा बंजर था। ये जो पोजल था ये वो ज़मीन थी जिसमें प्रत्येक वर्ष खेती होती थी। परती वो था जिसमें 1 वर्ष छोड़कर खेती की जाए। चांचर वो था जिसमें 3 या 4 वर्ष में खेती हो, यानी 3-4 साल में एक बार खेती हो। बंजर वो था जिसमें 5 वर्ष से खेती हुई ही ना हो, 5 वर्ष से। अकबर जो है भू राजस्व के अतिरिक्त प्रत्येक बीघे पर 10 फेर अनाज लेता था, जिसे दहफेरी कहते थे। यानी कि जो दहफेरी था वो अकबर क्या करता था, उसमें एक जगह 1 बीघा है तो हर 1 बीघे पर 10 फेर अनाज लेता था, उसको दहफेरी कहते थे। अकबर ने अजमेर में भू राजस्व घटाकर 1/7 अथवा 1/8 कर दिया था। यानी कि अजमेर जो जगह है राजस्थान में है, अकबर ने यहाँ का जो भू राजस्व है उसको 1/7 घटाकर 1/7 अथवा 1/8 कर दिया था। औरंगजेब के समय में भू राजस्व 1/2 लिया जाता था। यानी कि जब औरंगजेब का शासन आया तो भू राजस्व जो था 50% लिया जाता था, 1/2। मुद्रा प्रणाली, मुगल काल में सोने, चांदी एवं तांबे की मुद्राओं का प्रचलन था, और मुगल कालीन मुद्रा गोल एवं चौकोर होती थी, जिसमें टकसाल का नाम, सम्राट का नाम और जारी किए गए वर्ष का नाम अंकित होता था। सोने की सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा इलाही थी, जिसका प्रचलन अकबर ने किया था। यानी जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में सोने की जो मुद्रा थी उसका नाम इलाही था, और इलाही को अकबर ने चलाया था। चांदी की मुद्रा में रुपया महत्वपूर्ण था, इसका प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया था। इलाही और रुपया में 1:10 का अनुपात था, यानी कि चाहे 1 इलाही दे दो या चाहे 10 रुपया दे दो, एक बराबर है। जलाली नामक चांदी की मुद्रा का प्रचलन अकबर ने करवाया था। यानी कि एक चांदी की मुद्रा थी जिसका नाम था जलाली, उसका जो प्रचलन करवाया था वो अकबर ने करवाया था। यह रुपये के 1/2 भाग के बराबर होती थी, यानी कि 1 रुपया बराबर 2 जलाली होता था। मुगल काल में रुपया और दाम
1:40 के अनुपात में थी, यानी चाहे 1 रुपया दे दो, चाहे 10 दाम दे दो, या 1 रुपया दे दो, या चाहे 2 जलाली दे दो, या 10 रुपया दे दो और चाहे 1 इलाही दे दो। ऐसे था सिस्टम। अकबर की कुछ मुद्राओं में राम सीता का चित्र अंकित है। देखो, अकबर के समय की कुछ मुद्राएं हैं जिसमें राम और सीता का भी चित्र बना हुआ था, और देवनागरी लिपि में राम सिया लिखा हुआ था। मुगल काल में भूमि के प्रकार वो हमने देख लिए हैं। पोजल, जिसमें हर वर्ष खेती होती थी। परती, जिसमें 1 वर्ष छोड़कर खेती हो। चांचर, जिसमें 3 या 4 वर्ष में 1 बार खेती हो। बंजर, जिसमें खेती ही ना हो। मुगल सम्राटों के न्याय करने के जो दिन थे, ये भी दिन डिसाइड किया था इन्होंने न्याय करने का। अकबर बृहस्पतिवार को न्याय करता था, जहांगीर मंगलवार को न्याय करता था, शाहजहां बुधवार को न्याय करता था, और औरंगजेब भी बुधवार को न्याय करते थे। यानी कि औरंगजेब और शाहजहां बुधवार को ही न्याय करते थे। मुगल कालीन जो स्वर्ण मुद्रा है उसके बारे में जानेंगे। इलाही, ये सर्वाधिक लोकप्रिय स्वर्ण मुद्रा थी, यानी सबसे ज़्यादा लोग इसे ही यूज करते थे। संसब या सहनशाह, यह सबसे बड़ी मुद्रा थी। लगभग 101 तोला वजन था इसका, सहनशाह या संसब का। रहेश, संसब के आधे वजन का था ये। अतमाह, यह संसब के चौथाई वजन का था। विंशत, विंशत जो था यह संसब के 5वें हिस्से के बराबर था। चुगुल, चुगुल जो था ये संसब के 50वें हिस्से के बराबर था। नेक्स्ट जो है हमारा मुगल कालीन स्थापत्य, इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे, और आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे साथियों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।